आप सभी दोस्तों को राकेश सर का नमस्कार। दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। इससे पहले के जो 3 प्रैक्टिस सेट हैं अगर वो आपने नहीं देखे तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उन्हें देख लीजिएगा। उसके बाद आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। A person went from A to B at an average speed of x km per hour and returned from B to A at an average speed of y km per hour. Then what was his average speed during the total journey? कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो A से B स्थान तक एक निश्चित गति x किलोमीटर पर आवर से जाता है और y किलोमीटर पर आवर से वापस लौट आता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो ये आपको बता दें, ये जो क्वेश्चन है आपका फॉर्मूला बेस्ड है, आपको इसका सीधा फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला नंबर बी जो है यानी कि 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। कई बार सीधा सीधा पूछ लेता है, तो मैं इस चीज को लिख के बता देता हूं। जब समान दूरी दो अलग अलग चालों से तय की जाए, दूरी समान होनी चाहिए, कंडीशन है, ध्यान रखना, ठीक है। इंग्लिश वाले व्हेन इक्वल डिस्टेंस कवर्ड विद 2 डिफरेंट स्पीड, तो उस केस में एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल क्या होती है भाई, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। तो इसे आपने याद रखना है। इसका क्वेश्चन आगे कभी प्रैक्टिस सेट में आएगा तो वो करवा दूंगा। तो x और y क्या है, यहां पर x जाने की स्पीड है और y वापस आने की स्पीड है, लेकिन दूरी जो है वो समान होनी चाहिए। सिमिलरली एक फार्मूला इसका और, जब समान दूरी 3 अलग अलग चालों से तय की जाए। तो अब आपको बता दें भाई, यहां पर जो इंग्लिश में लिख रहे हैं, व्हेन इक्वल डिस्टेंस कवर्ड विद 3 डिफरेंट स्पीड्स, ठीक है। तो समान होनी चाहिए दूरी यहां पर भी। तो एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल उस केस में क्या होगी, 3xyz अपॉन में xy प्लस yz प्लस zx। और यहां पर x y z क्या है, वो तीनों अलग अलग स्पीड हैं। ध्यान रखना, दूरी जो है, डिस्टेंस जो है वो समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं है तो उस केस में एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यानी कि कुल दूरी बटे में कुल समय, ठीक है। तो क्वेश्चन अभी आएंगे आगे इसके, तो फिर हम इसको करेंगे। तो फिलहाल के लिए फॉर्मूला आया था तो इसे आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंडिसेस सर्च यानी कि घातांक करने का है। तो यहां पर जो क्वेश्चन है 2 थर्ड रूट ऑफ कितना 32 माइनस 2 और थर्ड रूट ऑफ 4 प्लस थर्ड रूट ऑफ 500। तो अब आपको बता दें, यहां पर ये जो नंबर यहां लिखा हुआ है 3, इसको हम बोलते हैं इंडिसेस यानी कि घातांक। मतलब इसका क्या है, कैसे इसको सोल्व करना है, तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे अगर मेरे पास आ गया 8 और बाहर लिखा है ये नंबर 3, तो ये नंबर 3 क्या बता रहा है कि इस नंबर के ऐसे 3 टुकड़े बनाओ जो एक जैसे हो। इस नंबर के 3 टुकड़े देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये बन जाएंगे। तो अगर ये 3 एक जैसे मिल गए, तो ये नंबर बता रहा है अगर 3 एक जैसे मिल गए तो इनमें से एक नंबर को बाहर लिख देंगे, वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना बनेगा, 2। क्लियर है। फिर से देखो, अगर मैंने कहा कि 125 का क्यूब रूट, ठीक है, तो इस नंबर के ऐसे 3 टुकड़े तुम क्या कहोगे, 5 गुना 5 गुना 5। क्लियर। और आंसर ये 3 बता रहा है, 3 एक जैसे मिलते ही इनमें से एक बाहर लिख देना, तो आंसर कितना बनेगा, 5। तो इसका आंसर ये। तो अगर ये बात समझ में आ गई तो आपने क्या करना है, इस 32 के ऐसे 3 टुकड़े देखने हैं जो एक जैसे हो। अगर यहां 4 लिखा होता ना, फिर 4 टुकड़े एक जैसे देखते। क्लियर है। तो अब इसको कैसे करना है, देखो 32 के अगर मैं टुकड़े देखूं तो 2 से काटेंगे 16 पे, 2 से काटेंगे 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। तो कितने मिले यहां पर, तो यहां तो 5 टुकड़े मिल गए, लेकिन हमें कितने चाहिए, हमें तो केवल 3 चाहिए। तो ये 3 मैंने देखा एक जैसे दिखे, तो इनसे आंसर क्या बनेगा, 2 बनेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब इस 32 को मैं 8 गुना 4 लिख दूं। 8 किसको लिखा, इसको लिखा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये देखना, ये जो 8 है इससे हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 2 जो है बाहर आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 4। ठीक है, इससे क्या आया, 2 बाहर आया, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो 4। अब अंदर क्या बच गया, अब देखो ये 2 टुकड़े बच गए ना,
जिससे 3 नहीं बन पाए, तो इनको आप मल्टीप्लाई करके, यानी कि ये जो 4 है इसको आप अंदर रहने दो, ठीक है। इसी तरह से अब नेक्स्ट को देखें तो यहां पर भी 4 के ऐसे 3 टुकड़े पॉसिबल नहीं है, तो इसको एज इट इज छोड़ दो। अब बात करते हैं इसके बारे में, तो 500 को 125 गुना अगर 4 लिख दूं तो क्या कोई दिक्कत? किसी को नहीं लिखना आता तो फिर से 500 को आप ऐसे ब्रेक करना, आप कहना 2 से काटेंगे 250 पे, 2 से काटेंगे 125 पे, 5 से कटा 25 पे, फिर से 5 से 5 पे और लास्ट वाले 5 से फिर से। तो इससे क्या मिल रहा है हमें? इससे 1 5 मिल रहा है ना। तो आप अगर ऐसे तोड़ के नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इन 3 टुकड़ों से क्या मिला? 5, तो मैंने लिख दिया ये 5, ठीक है। 5 लिख दिया, तो अब किसके टुकड़े पूरे नहीं है? 3, इसके। तो इसको क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 कितना? 4। तो इसको आप अंदर लिख दो, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, तो मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें कह दूं भाई 3x जमा 5x माइनस 2x, तो तुम क्या आंसर करोगे? तुम कहोगे 3 और 5 तो 8 हो गया और 8 में से 2 गया, तो तुम कहोगे 6x आंसर आ गया। क्लियर? ऐसा मैंने क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि भाई देखो, ये वाली चीज जो है ये सबके अंदर आ रही है, सबके अंदर सेम है, तो मैं क्या कहूंगा 4 बार ये और 5 बार ये, तो 9 बार हो गया, प्लस प्लस हो गए, और 9 में से 2 बार निकल गया, तो कितनी बार बचा? 7 बार। क्या बचा? थर्ड रूट ऑफ 4। क्लियर है यहां तक? तो इसको मैं अगर x की तरह दिखाऊं तो इसलिए मैंने बताया था कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। पता लगा किसी को पता ही नहीं कि भाई इनको कैसे सोल्व करेंगे, तो ये सेम होने चाहिए, तो आप इनको कैसे ऐड करेंगे? 5 और 4 9, और 9 में से 2 गया 7, तो इसका आंसर बनेगा ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ ऐसा, ठीक है। तो ऐसे करना था भाई ये क्वेश्चन आपने। और दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट मैंने आपके लिए शुरू किए हैं, आप लोगों को कैसे लग रहे हैं? ठीक चल रहा है? तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताया करो, ठीक है। और लाइक कर दिया करो कि भाई हाँ आपको अच्छा लग रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस स्केल पर रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना बनेगा। आपको बता दूं, जो टेम्परेचर होता है, आपने सुना होगा डिग्री सेल्सियस में, बोला आज का जो टेम्परेचर है ना 8 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो टेम्परेचर जैसे डिग्री सेल्सियस में होता है ऐसे फ़ारेनहाइट में भी होता है, ठीक है। तो अब अगर हमें टेम्परेचर को चेंज करना पड़े, कैसे हमें चेंज करना पड़ेगा, इसके लिए मैं पहले एक कंसेप्ट बताता हूं। कंसेप्ट क्या है? 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट टाइप क्या, अगर हमें डिग्री सेल्सियस, ये क्या है डिग्री सेल्सियस, इससे टेम्परेचर चेंज करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो आपको बता दें डिग्री सेल्सियस छोटा होता है और डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो बड़ा होता है। तो आप कैसे करेंगे इसको? जो भी टेम्परेचर आपको दे रखा है डिग्री सेल्सियस में उसको आपने लिखना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है आपने 9/5 से। याद रखना है इसको, ये फॉर्मूला है, इसको मल्टीप्लाई करें किससे? 9/5 से। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसमें से अगर आप इसमें अगर आप 32 को ऐड कर देंगे तो जो आपका आंसर बन जाएगा वो डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? अब इसी को अगर मैं रिवर्स लिखूं कि अगर हमें टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दे रखा है और उसे हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो फिर क्या करेंगे? तो अब तरीका क्या है, अगर आपने इसे याद रख लिया तो इसी फॉर्मूले को अब उल्टा चलाना है। कैसे उल्टा चलेगा भाई? सबसे पहले इस 32 को इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा? डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। क्या बात समझ में आ रही है? इसको मैं इधर ले गया तो प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस, ये हो गया। फिर ये मल्टीप्लाई वाली चीज जब उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी? ये पलट जाएगी, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 5/9। और ऐसा करने से मेरा जो आंसर बनेगा वो डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि ये चीज बच जाएगी ना, तो फिर ये आंसर बनेगा डिग्री सेल्सियस। तो आप दोनों को याद रखने की बजाय केवल एक को याद रख लेना। याद रखने का तरीका मैं बता देता हूं। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में छोटा होता है और डिग्री फ़ारेनहाइट में बड़ा होता है, ठीक है। तो हमें छोटे से बड़ा बनाना है, तो ध्यान रखना इसकी 9/5 से मल्टीप्लाई होगी। छोटे से बड़ा बनाना है तो बड़ा जो होता है वो बड़ा नंबर ऊपर रखना है, यानी कि 9 ऊपर रखना है। जबकि इसमें देखो बड़े से छोटा बना रहे हैं तो देखो छोटा नंबर ऊपर है। क्लियर? उसके बाद बड़ा बनाने के लिए प्लस होगा, ये बात भी ध्यान रखना भाई, बड़ा बना रहे तो प्लस करके होगा। अगर बड़े से छोटा बनाएंगे तो फिर यहां पे माइनस होगा। अब एग्जाम्पल जो हमारा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में लिखा है कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन था। तो आपने क्या करना है, इस 212 में से 212 में से आप माइनस कर दें किसको? 32 को। 32 को माइनस करेंगे तो कितना बनेगा आपका? 180। क्लियर है? अब इस 180 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 5/9 से। तो करेंगे तो कितना बचेगा? 20 पंजे
100 डिग्री, और ये कन्वर्ट हो गया आपका डिग्री सेल्सियस में। तो आप याद रखना, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगी। ठीक है, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, पीआरटी लेवल पे पूछा है, देख लेना। और जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि सर पता नहीं कहां से क्वेश्चन करवा रहे हैं, आपको बता दूं, इनको करके आप अपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन ट्राई करें, देखो कैसे सोल्व होंगे। तो कंसेप्ट याद रखना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, द पेरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ अ रेक्टेंगुलर टेबल इज 28 मीटर whereas इट्स एरिया इज 48 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल। कह रहे किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप 28 मीटर और क्षेत्रफल 48 मीटर है, तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चन मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति का, जब भी क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले क्या देखना है कि इसमें फिगर कौन सा दे रखा है, चित्र कौन सा बनाना है। तो आयताकार मेज है, तो आयताकार मेज आपने देखा होगा घर पे रखी होती है, इस तरह की होती है, जो ऊपर से ऐसे दिखती है, यह है आयताकार मेज। क्लियर। उसने क्या कहा, इसके ऊपर का परिमाप 28 मीटर है, यानी कि ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, ये किसके बराबर है, 28 के बराबर। तो मैं इसको लिखता हूं, अगर ये साइड L है, ये B है, ये भी L होती है और ये B होती है, तो मैं कहूंगा L प्लस L 2L, B प्लस B 2B, तो ट्वाइस ऑफ L प्लस बी। देखो L 2 बार आया ना, तो मैंने 2 बाहर लिख दिया, B भी 2 बार आया तो मैंने 2 कॉमन लेके लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ L प्लस में ट्वाइस ऑफ B, तो 2 को कॉमन लेके बाहर लिख दिया, बच्चा L प्लस बी। ये क्या हो गया, परिमाप हो गया। मैंने बताया था पेरीमीटर होते हैं सारी साइड का सम, जो कि क्वेश्चन में किसके बराबर है, 28 मीटर के बराबर है। इसका मतलब यहां से L प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, इससे काटूंगा तो 14 आ जाएगी। यहां तक बात समझ में आ गई। फिर उसने कहा इसका एरिया 48 मीटर है। एरिया कैसे आता है, L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई जो है वो इसका एरिया होता है। क्लियर है। तो यहां पर ये हमारे पास आ गया 48। अब उसने क्या कहा, विकर्ण की लंबाई क्या होगी। विकर्ण कैसा होता है भाई, उसको भी देख लो। ये होता है इसका डायगोनल विकर्ण। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है उसको भी देख लो। ये L है, ये B है, और ये हमारी बनती है समकोण त्रिभुज। मैं इसकी बात कर रहा हूं भाई, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये सबसे बड़ी भुजा है, जिसको आप बोलते हैं कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। तो ये कैसे निकलता है, अब इसको देखो, याद रखने का तरीका बता रहा हूं कि अगर आपको ये 2 छोटी साइड दे रखी हो और सबसे बड़ी साइड आपसे पूछ ले, तो ये सबसे बड़ी साइड आप कैसे निकालोगे। इसके लिए आपने क्या करना है, जो छोटी साइडें हैं उनका स्क्वायर करके और ऐड कर देना, और फिर उसका स्क्वायर रूट कर देना। मैंने क्या बोला, ये सबसे बड़ी साइड कैसे निकलती है, इनका स्क्वायर करके ऐड कर देना और उसका स्क्वायर रूट कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इसका मतलब इसका विकर्ण कितना होता है, विकर्ण होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट। यहां तक बात समझ में आई। अब यहां पे इसने क्या पूछा था, विकर्ण की लंबाई बताओ, यानी कि ये हमें बताना है। तो इसका मतलब मुझे L और B दोनों पता करनी पड़ेंगी, तभी मैं बता सकता हूं। ठीक है, सॉरी, हाँ लंबाई पूछ रहे। अब देखो, अब यहां पर अगर मैं तुम्हें कहूं कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने कहा लंबाई जमा चौड़ाई 14 है, या तो आप फार्मूले का इस्तेमाल करो। अगर फार्मूला नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप ऐसी 2 साइड मुझे बता दो जिनको ऐड करूं तो 14 आ जाए और मल्टीप्लाई करूं तो 48 आ जाए। तो तुम कहोगे कि अगर मैं कह दूं कि L है मेरा 8 और B है मेरा 6, ठीक है, लंबाई ज्यादा होगी चौड़ाई कम होगी, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना बनेगा, 14। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा, 48। इसका मतलब ऐसा करने से मुझे लंबाई और चौड़ाई मालूम पड़ गई। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो फिर इसके लिए मुझे इसको डिटेल से करना पड़ेगा, फॉर्मूला अलग से चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल एक बार इससे करवा देता हूं। तो यहां पर अब विकर्ण की लंबाई क्या मिलेगी, L की वैल्यू रख दो 8 यानी कि 8 का स्क्वायर, B की वैल्यू रख दो 6 यानी कि 6 का स्क्वायर, तो 8 8 64 प्लस 6 6 के 36, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये बनेगा 100 और ये बन जाएगा आपका आंसर 10 मीटर। तो देखो कहीं लिखा हुआ है 10 मीटर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यहां पर मैंने क्या बताया कि आप अगर इसको इस तरीके से करेंगे तो आप डायरेक्ट इसमें अजम्पशन करके आप सीधा आंसर कर सकते हो कि भाई ऐसी 2 वैल्यू जोड़ने से ही आ जाए और मल्टीप्लाई करने से ही आ जाए, तो आप सीधा आंसर लिख सकते हैं। अगर कोई बच्चा कहे कि ऐसे तो नहीं आया समझ में, तो फिर भाई उसके लिए आपको डिटेल करनी पड़ेगी। डिटेल क्या होगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। तो अब हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे L प्लस बी के होल स्क्वायर का। ठीक है भाई, मैंने सीधा जजमेंट से समझा दिया फास्ट करने के लिए। अगर नहीं करते तो फिर ये फार्मूला लगाना है L प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या देगा, L स्क्वायर
प्लस बी स्क्वेयर प्लस में 2LB, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, वो लगा दिया। अब मुझे एक बात बताओ तुम सिंपल सी, l प्लस बी की वैल्यू कितनी है 14, तो तुमने कहा 14 का स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू, और LB की वैल्यू कितनी है 48, ठीक है। अब 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, क्लियर है, 196, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 96 बनेगा, दिस इज एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो 196 में से 96 गए तो कितना बना 100, दिस इज एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई। तो हमें क्या कह रहा था, हमें पूछ रहा था इसका विकर्ण कितना होगा, यानी कि ये पूछ रहा था आपसे, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है, इसको अगर इसमें रख दूंगा तो 100 का रूट यानी कि आंसर कितना बनेगा 10 मीटर। ये है भाई डिटेल मेथड। किसी को लग रहा है कि डिटेल कैसे होगी, तो इसका आप जजमेंट यहीं से लगा लेना कि दो वैल्यू जोड़ूं तो 14 आ जाए और मल्टीप्लाई करूं तो 48, तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मैंने दोनों तरीके बता दिए कि कैसे फास्ट हो सकता है और कैसे फिर आपको लॉन्ग कट लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, A dealer offers a discount of 10% on the mark price of an article and still makes a profit of 20%. If its mark price is rupees 800, then cost price of the article is। कह रहा है कि भाई एक व्यापारी है जो वस्तु के अंकित मूल्य पर, जो उसके ऊपर लिखा होता है ना मार्क प्राइस, उस पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट कमा गया। यदि वस्तु का मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य 800 रुपये है तो वस्तु का खरीद मूल्य, क्रय मूल्य क्या होगा। तो भाई इसके लिए आप याद रखना ये वाली ट्रिक क्या है, ऊपर लिखना MP अपोन में CP। MP क्या है, मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, CP क्या है, कोस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, खरीदने वाला रेट। दिस इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस परसेंट प्रॉफिट ऑब्लिक परसेंटेज लॉस अपोन में 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट। D फॉर डिस्काउंट यानी कि छूट, D डिस्काउंट है छूट, P फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है भाई लाभ, ठीक है, और L फॉर लॉस यानी कि हानि, ठीक है। सारे नोटेशन मैंने बता दिए। अब ध्यान रखना क्वेश्चन में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब ये वाली ट्रिक कब कब लगेगी इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूं। क्वेश्चन में या तो प्रॉफिट दिया होगा या लॉस दिया होगा। देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है 20% का प्रॉफिट यानी कि लाभ दे रहा है, ये होगा, और एक आपको छूट दे रखी होगी यानी कि डिस्काउंट दे रखा होगा, क्लियर। तब आप ये ट्रिक लगा सकते हो। ट्रिक कैसे याद रखनी है, MP अपोन में CP इक्वल टू 100 प्लस माइनस का मतलब क्या, अगर प्रॉफिट है, लाभ है तो 100 में जोड़ना है, हानि है तो 100 में से माइनस करनी है, और डिस्काउंट हमेशा माइनस करेंगे। अब तो अब इसको लिख के दिखाते हैं। अंकित मूल्य 800 रुपये है तो MRP की जगह 800 रुपये लिख दो। खरीद मूल्य क्या है नहीं पता, यही पूछना है। 20% का लाभ कमा दिया तो प्रॉफिट है तो 100 में जोड़ दो तो कितना बनेगा 120, और 10% डिस्काउंट यानी कि 100 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 90। अब तुम क्या करोगे, 0 से 0 कटा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, काट दिया। ऐसे सबको आता है काटना। ध्यान रखना अगर बराबर आ जाए तो इधर से इधर भी कट सकता है, यानी कि सिर से सिर भी कट सकता है और पैर से पैर भी कट सकते हैं। तो 3 से कटा, 4 से काटा, 200 पे कटा। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ध्यान रखना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो CP की वैल्यू क्या आएगी, 3 गुना 200, 600 रुपए। तो 600 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर D जवाब होगा, क्लियर। तो इस ट्रिक को याद रखना, इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो बड़ा फास्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है द रेडियाई ऑफ बेस ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 3:5 एंड देयर हाइट्स इन द रेशियो 2:3, द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी। कह रहा है दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 3:5 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है, तो उनकी त्रियक क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले तो देखो बेलन होता कैसा है, जब तक यही नहीं पता होगा सिलेंडर होता कैसा है तो फिर कैसे करोगे भाई क्वेश्चन। ये होता है बेलन, ठीक है। तो दो बेलन यहां पर दे रखे हैं, ये दो ही मैंने बना दिए, दो दे रखे हैं तो दो ही बना दिए। दे क्या कह रहा है वो बता दूं आपको, और रियल लाइफ में दिखाएं तो ये आपका बेलन होता है इस तरह के, जैसे ये मार्कर है। उसने क्या कहा, इनकी रेडियस का जो रेशियो है 3:5 है। इसका मतलब ये इसका रेडियस है जो कि 3 है और ये इसकी त्रिज्या है जो कि 5 है, रेडियस यानी कि त्रिज्या। और इनकी हाइट का जो रेशियो है 2:3 है। इसका मतलब इसकी हाइट मैंने 2 मान ली और इसकी हाइट मैंने 3 मान ली। ये रेशियो दे रखा है, ध्यान रखना ये रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। अब उसने क्या कहा, इनके त्रियक क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आपको बता दें ये जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड। ये और ये इसमें शामिल नहीं होते,
ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि आप जिस रूम में बैठे हैं उसके छत और फर्श को शामिल ना करें तो आपके पास क्या बचेंगी, 4 दीवारें बचेंगी, 1 2 3 4। इन्हीं 4 दीवारों को बोलते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि आप उसमें तो बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट राउंड है तो आप बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सीधी सी बात भाई ये है, इसके राउंड पे आपने पैकिंग पेपर लगाना है, इस पोर्शन को नहीं लेना, इसको नहीं लेना। तो आपको मैंने बताया था ये एक सर्कल है जिसको बोलते हैं 2πr, ये इसका क्या है, परिधि है। ठीक है, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशो होगा वो आपसे पूछ रहा है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसके लिए क्या लिखूंगा, 2πr, और h हाइट भी इसमें शामिल होती है, ध्यान रखना। 2πr तो ये पोर्शन और h ये हाइट इसकी, तो ये होगा 2πrh, और दूसरे का भी क्या होगा 2πrh। यहां पे 1 1 लिख देते हैं, यहां पर 2 2 लिख देते हैं। ऐसा क्यों लिखा, ये पहले वाले के लिए है और ये दूसरे वाले के लिए है। तो देखो 2π से तो 2π कट जाएगा, क्लियर है। r1 क्या है, ये r1 है भाई, ये r2 है, ये आपका h1 है और ये आपका h2 है। तो देखो r इंटू h यानी कि 3 गुना में 2 बटे में 5 गुना में 3, क्लियर है भाई यहां तक। 3 दूनी 6 यहां पे आ जाएगा और 5 3 15 इधर आ जाएगा, तो 3 से 3 कटा और आंसर कितना बना, 2/5। तो 2/5 ही आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए। इसको आप ऐसे भी लिख देंगे तब भी बात सेम ही है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए लिखा है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपने करना था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, तो ये फिगर आपको पता होनी चाहिए कैसे बनते हैं। नेक्स्ट देखो, बाय सेलिंग 25 मीटर ऑफ ए क्लॉथ अ ट्रेडर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, द गेन ऑफ द ट्रेडर इन परसेंटेज इज। कह रहा है 25 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर जो होता है प्रॉफिट हो जाता है, लाभ होता है। तो दुकानदार का प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो ये इसी तरह से आता है। इसी तरह का मतलब क्या होता है उसे सुन लीजिएगा। 25 मीटर कपड़ा बेचने पर शुरुआत हमेशा ऐसे ही होगी, ऐसे बोलता। 75 मीटर कपड़ा बेचने पर, 60 मीटर कपड़ा बेचने पर शुरुआत ऐसे ही होगी। तो आपने इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इस क्वेश्चन की पहचान क्या है, यहां पर जो प्रॉफिट और जो लॉस देगा, प्रॉफिट भी दे सकता है लॉस भी दे सकता है, वो किसकी टर्म में देगा, 5 मीटर कपड़े की टर्म में। परसेंटेज में नहीं दे रहा, ध्यान दो, 10% 20% ऐसा नहीं बता रहा, वो कह रहा है 5 मीटर कपड़े के बराबर कमा लिया, ठीक है। तो अब आपने इसको क्या लिखना है, 25 मीटर कपड़ा बेचने पर, तो तुमने लिखना है 25 मीटर का सेलिंग प्राइस। अब इसका मतलब 25 मीटर कपड़ा बेचने पर, तो 25 का विक्रय मूल्य, एसपी इज सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो मुझे बताओ अगर 25 मीटर कपड़ा बेचा है तो 25 मीटर खरीदा भी तो होगा, तो तुम इसको लिखना 25 का कॉस्ट प्राइस। एसपी इज सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य जो हिंदी भाषी है, सीपी इज कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है खरीदने का रेट, एसपी होता है बेचने का रेट, क्लियर है। तो आपने इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले ये लाइन लिख देनी है कि 25 बेचा है तो 25 का बेचने का प्राइस 25 के कॉस्ट प्राइस के बराबर, दोनों को बराबर रख देना। फिर 5 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है, तो आपने लिखना है 5 के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ मतलब प्लस। अगर यहां बोलता 5 के सेलिंग प्राइस के बराबर हानि होती है तो फिर यहां पे माइनस लगा देना। प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। फिर सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस भी बोल सकता था, 5 मीटर कपड़े के कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो फिर यहां पे सीपी लिखा जाता। तो ध्यान रखना ये जो एडिशनल चीज है इस साइड लेफ्ट में नहीं लिखना, सीपी वाली साइड लिखनी है। क्या बात याद रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, सेम को एक जगह इकट्ठा कर लो, यानी कि ये सेलिंग प्राइस है, इसको हम इधर ले आएंगे। तो मुझे बताओ ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 25 में से 5 गए तो कितने बच गए, 20 का सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या बच गया, 25 का कॉस्ट प्राइस। अब यहां पे लिखना एसपी, गुना वाली चीज कहां आती है, बटे में, भाग में। ये 25 यहीं पर था, गुना वाली चीज कहां गई, बटे में। ध्यान रखना इस चीज को, गलती मत कर देना, ठीक है। मल्टीप्लाई जो होता है वो डिवाइड में आता है, तो ये तो यहीं पर था ना, ये वाला डिवाइड में आया, तो मैंने इसको काटा तो 5 पंजे 25, 5 चौके 20। अब यहां से मुझे क्या पता लगा कि मैंने कोई चीज, सीपी के आगे क्या लिखा है 4, तो मैंने कोई चीज 4 रुपए की खरीदी और 5 रुपए की मैंने बेच दी। तो तुम मुझे बताओ सोच के, 4 की खरीद के अगर 5 की बेचूंगा तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। कितने रुपए का, 1 रुपए का। तो 1 रुपया मैंने कमा लिया। कितने पे कमा लिया, खरीदने वाले रेट पर हमेशा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत को चेक करते हैं। तो यह है प्रतिशत लाभ, परसेंट प्रॉफिट, और कितने परसेंट हुआ इसके लिए लगाते हैं मल्टीप्लाई 100। तो 4 से काटेंगे तो 25% जो है वो इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब होगा, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बता देता हूं मैं कैसे निकलता है, ये होता है लाभ
बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। ठीक है, तो परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट अपोन में सीपी इंटू में 100। ठीक है, लॉस के लिए क्या होगा, लॉस बटे में सीपी इंटू में 100। तो क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि को चेक किया जाता है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे समझ में, तो क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, आपको ध्यान रखना। जैसे ये क्वेश्चन दिखा तो आप सीधा सीधा इस तरीके से कर दे जैसे मैंने समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 साल में 5200 रुपये और 7 साल में 5680 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹5200 इन 5 years एंड टू ₹5680 इन 7 years एट सिंपल इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। क्या कह रहे हैं, लाइन पे बना के दिखाता हूं। बोला कोई पैसा है, मुझे नहीं पता कितना है, P फॉर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। कोई प्रिंसिपल है जो 5 साल में कितना हो गया भाई, 5 साल में कितना हो गया 5200 रुपए। तो आपको बता दूं ये 5200 रुपए जो है ये क्या है, इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है, प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। ठीक है, तो ये अमाउंट है। बोला ये कोई पैसा था, मैंने बैंक में जमा करा दिया और 5 साल बाद बैंक वालों ने 5200 रुपए दे दिए। ठीक है, यही पैसा 7 साल में कितना हो जाता है 5680 रुपए। तो 5 साल ये, तो यहां पर कितना लिखना है 2 साल। ध्यान रखना यहां पे कभी 7 लिख दो। कह रहा है ये वाला पैसा 5 साल में तो 5200 हो जाएगा, ये वाला पैसा 5 साल में तो 5200 हो जाएगा और 7 साल में 5680 हो जाएगा। तो देखो 5 और 2 7 हो गए ना। तो अब कह रहा है वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। तो अब इसको कैसे करना है, आप यहां पर ध्यान से देखो, 5200 से 5680 हो गए, 5680 किससे हुए 5200 से, कितने रुपए बढ़ गए, तो तुम कहोगे 480 रुपए बढ़ गए। क्लियर है। अब ये 480 रुपए मैंने कहा ठीक है बढ़ गए, कितने साल में बढ़े, तो तुम कहोगे सर जी 2 साल लगे यहां से यहां तक। तो 2 साल में ऐसे बढ़ गए तो पर ईयर यानी कि प्रति वर्ष कितना बढ़ता है, तो तुम कहोगे 240 रुपए बढ़ता है। इसको काट देंगे तो 240 रुपए हर साल बढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ, याद रखना आपने, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज जो होता है वो हर साल सेम मिलता है। इसका मतलब अगर एक साल में 240 मिला, ये पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज। ठीक है, 240 रुपए जो है ब्याज वो हर साल मिल रहा है, तो 2 साल में जब भी तो 480 मिले। तो अब क्या करना है, अगर इस पैसे में से मैं ब्याज निकाल दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास वो पैसा आ जाएगा जो मैंने बैंक में रखा था, जिसे मैं प्रिंसिपल बोलता हूं, मूलधन बोलता हूं। तो कैसे निकालोगे मुझे बताओ। 5200 रुपए है बैंक वालों ने दिए मुझे, तो ये क्या है अमाउंट है। इसमें से क्या करूं मैं, 240 के हिसाब से 5 साल का ब्याज निकाल देता हूं। 240 गुना में 5 तो कितना आएगा, 500 के 20, 5 दूनी 10 और 2 12। तो 1200 रुपए क्या है मेरा ब्याज है। तो इसका मतलब मैंने कितना रुपए जमा करवाया था, 4000 रुपए। ये क्या है मेरा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। और मैंने कहा था याद रखना सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम मिलता है। इसका मतलब 240 एक साल में मिला, तो 5 साल में कितना मिला 1200 रुपए। तो 5200 में से 1200 घटा दो, तो इसका मतलब मैंने 4000 रुपए रखे थे। अब 4000 रुपए मैंने बैंक में रखा था, तो ये क्या आ गया मेरा प्रिंसिपल आ गया यानी कि मूलधन आ गया। तो लेकिन वो तो दर पूछ रहे हैं ना, तो दर कैसे निकालते हैं, याद करो फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन में 100। यानी कि साधारण ब्याज जो होता है ये होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो बस इन वैल्यूज को पुट करते हैं, तो मैं यहां कर देता हूं, उधर चलो यहां लिख देता हूं। साधारण ब्याज कितना, मैंने कहा 240 रुपए, साधारण ब्याज मैंने ले लिया 240 रुपए। मूलधन कितना अभी अभी निकाला, कितना है 4000 रुपए। दर कितनी नहीं मालूम, दर को R लिख दिया। कितने टाइम का, अब मुझे बताओ समय, ये समय कौन सा लेना। अब ये जो ब्याज है मैंने कितने साल का लिया, 1 साल का, तो इसलिए समय को 1 रखना। ठीक है, अब किसी के मन में आया बोला सर 480 रख दें, तो अरे भाई 480 रखोगे तो फिर 2 साल रखना, क्योंकि 480 2 साल का ब्याज है। नीचे क्या लिखोगे 100, तो इससे कटा ये 2, इस 0 से कटी 0 और 4 से कटा ये 6 पे। ध्यान रखना बराबर आ जाए तो ऊपर से ऊपर भी कट सकता है, ये तो आपको सभी को आता ही है। तो यहां से हमारा जो रेट मिलेगा वो कितना मिलेगा 6%, यानी कि 6% जो है वो ब्याज की दर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब होगा। क्लियर है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से आपने कर लेना है। समझ में नहीं आए तो दोबारा देख लेना, हालांकि इतना मुश्किल नहीं है, मैंने काफी सारी बातें इसके बारे में समझा दी और साथ के साथ आपको फॉर्मूले भी पता लग रहे हैं चैप्टर के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट।
एज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन ये वाला कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन 10 years hence will be 5:3 while 10 years ago it was 3:1. The ratio of the age of the son to that of the father at present is, कह रहा है कि 10 साल के बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 होगा। 5:3 कब होगा? 10 वर्ष बाद। इधर लिख देता हूं 10 वर्ष बाद, ठीक है, आफ्टर 10 year। 10 साल के बाद रेशियो किसका होगा? ये फादर है और ये सन है, 5:3 होगा। जबकि 10 साल पहले क्या था? 3:1 था। 10 साल पहले, ठीक है, 10 years ago कितना था भाई रेशियो? तुम कहोगे कितना था? 3:1। क्लियर है? अब यहां तक अगर बात समझ में आ गई तो अब वर्तमान में पिता और पुत्र की, पुत्र व पिता की, ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना भाई, देखो यहां पिता और पुत्र दे रखा है और पूछ रहा है पुत्र और पिता को। यह बात खास है, यहां पर रेशियो पूछ रहा है, पहले पुत्र का और फिर पिता का, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अब इससे समझते हैं। देखो एज एक ऐसा फैक्टर होता है जो सेम टाइम के बाद सेम वैल्यू से चेंज होता है। इस बात का मतलब क्या? मैं कह दूं कि आज से 3 साल बाद मेरी एज भी 3 साल बढ़ जाएगी और आपकी एज भी 3 साल बढ़ जाएगी आज से 3 साल बाद। आज से 5 साल पहले मेरी एज भी 5 साल कम थी और आपकी एज भी 5 साल कम थी, बिल्कुल सही। तो इस बात को मैं कह रहा हूं कि एज टाइम पीरियड के हिसाब से सेम वैल्यू से कम होती है या सेम वैल्यू से ज्यादा होती है। मुझे एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं फादर साहब 5 साल के हैं और 10 साल पहले वो 3 साल के थे, तो कितना फर्क पड़ा? 2 साल का, ठीक है। मैंने कहा फादर साहब 3 साल के थे और 10 साल पहले 1 साल के थे, तो कितना फर्क पड़ा? 2 साल का। तो यहां पर देखो ये जो गैप है रेशियो के अंदर, ये कितना है? 2-2, यानी कि ये सेम है। किसी क्वेश्चन में ये सेम नहीं भी होगा तो उस टाइम पे वो वाला क्वेश्चन सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल इसको करते हैं। तो अगर ये गैप सेम है तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कैसे? आप देखो ये 2-2 साल का जो फर्क पड़ रहा है रेशियो में, वो किसकी वजह से पड़ रहा है? ये पड़ रहा है टाइम पीरियड की वजह से। टाइम पीरियड का मतलब क्या? जैसे मैं कह दूं कि कोई बात है आज से 10 साल पहले और कोई बात है आज से 10 साल बाद होगी, तो मुझे बताओ आज से 10 साल पहले यानी कि 10 साल पीछे गया और आज से 10 साल बाद, तो इसका मतलब 10 साल आगे गया, तो टोटल गैप कितना हुआ? 20 साल का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 का गैप जनरेट हुआ इस रेशियो के अंदर, इसको किसने पैदा किया? टाइम पीरियड ने। और टाइम पीरियड कितना है? 10 साल पहले और 10 साल बाद, यानी कि 20 साल। तो अगर 2 20 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा? तुम कहोगे 10 के बराबर। भाई अगर 2 20 बनाता है तो 1 तो 10 ही बनाएगा ना। तो अब यहां से आप कैसे निकाल सकते हैं? अब किसी भी रेशियो में वैल्यू रख देना, आपको आंसर मिलेगा। कैसे? अगर मैं इसमें रखूं तो मुझे बताओ, अगर 1 10 के बराबर है तो इसकी वैल्यू तो आई गई कि 1 की वैल्यू 10 आ गई, तो फिर 3 किसके बराबर होगा? तुम कहोगे 10 गुना 3 30 के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ भाई मेरे कि 1 किसकी वैल्यू थी? सन की, तो ये पुत्र की आयु आ गई, और ये किसकी वैल्यू थी? एफ की, यानी कि ये फादर की वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि 10 साल पहले पिताजी थे 30 साल के और बेटा था 10 साल का। क्लियर है? लेकिन वो तो क्या पूछ रहे हैं? वो तो कह रहा है प्रेजेंट में बता दो, वर्तमान में बता दो। तो मुझे तुम सीधी सी बात बताओ, अब मैं यहां पर सन लिख रहा हूं और यहां पर फादर लिख रहा हूं। मुझे बताओ अगर किसी का बेटा 10 साल का है, कब? आज से 10 साल पहले, तो आज कितने का हो जाएगा? तो तुम कहोगे आज तो 20 का हो जाएगा। फिर मैंने कहा कोई फादर साहब 30 साल के हैं, कब? आज से 10 साल पहले, तो फिर आज कितने के हो जाएंगे? तुम कहोगे 40 के हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक? तो इसको जब मैं काटूंगा तो रेशियो कितना बनेगा? 1:2। तो दिख रहा है कहीं? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। क्लियर है? अब किसी के मन में आया होगा सर जी ये जो वैल्यू आई थी 1 बराबर है 10 के, इसको ऊपर क्यों नहीं लगा रहे? ऊपर लगा के देख लो भाई। अगर 1 10 के बराबर है तो 5 किसके बराबर होगा? 50 के, और 3 किसके बराबर हो जाएगा? 30 के। अगर 1 10 बनाता है तो 5 मिलकर बनाएंगे 50 और 3 मिलकर बनाएंगे 30। इसका मतलब फादर आ गया 50 का और बेटा आ गया 30 का। कब आ गया? 10 साल के बाद। ध्यान रखना ये किसका रेशियो है उसको ध्यान से देख लें। ये 10 साल के बाद फादर साहब 50 के हो जाएंगे और बेटा 30 का हो जाएगा। तो 10 साल बाद ऐसा होगा। तो आज कितने के हैं? तो आज तो ये 40 का है और ये 20 का है।
तो रेशियो कटेगा तो कितना बनेगा 1:2। अब ध्यान से देखना, अब किसी बच्चे को लगेगा बोला सर यहाँ तो 1 2 आया था, यहाँ 2 1 आ गया। अरे ध्यान से देखो, पहले बेटे को रखना है, सन को रखना है, और फिर फादर को रखना है। ये खास पॉइंट था, पुत्र व पिता की आयु। तो पुत्र की तो 1 थी और फादर की कितनी है 2। तो ऐसा कंफ्यूजन मत लेना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से आपने करना था। ठीक है, आ गया समझ में? किसी क्वेश्चन में गैप सेम नहीं होगा तो किसी और प्रैक्टिस सेट में आ जाएगा वो, तो उसके लिए चिंता नहीं करनी आप लोगों ने। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं? द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 60 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द रोम्बस इज। एक समचतुर्भुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखो बिल्कुल आसान। सबसे पहले मैंने कहा था जो दे रखा है उसका चित्र बनाओ, डायग्राम बनाओ। समचतुर्भुज होता कैसा है? ऐसा। समचतुर्भुज ऐसा होता है भाई जिसकी सारी साइड जो होती हैं वो बराबर होती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा तिरछा होता है। ठीक है, जितनी साइड ये होगी उतनी ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी, सारी क्या होंगी? बराबर। तो उसने बोला समचतुर्भुज का परिमाप। परिमाप क्या होता है? ये साइड, ये साइड, ये और ये सारे को ऐड करना। ये कितना है? 60 है। तो तुम खुद सोच के देखो, अगर ये 60 है तो इसका मतलब ये 15 हो गया, ये भी 15 हो गया, ये भी 15 और ये भी 15। 15 जमा 15 जमा 15 जमा 15 तो कितना बनेगा? 60 बनेगा। तो मैंने सीधा ही लिख दिया। फिर बोला उसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। तो अब देखो विकर्ण कौन से होते हैं? एक तो ये होता है डायगोनल, एक ये होता है। ठीक है, तो आप इसको 24 मान लो या इसको 24 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन खास पॉइंट क्या होता है यहां पर कि ये जो डायगोनल होते हैं लंबाई तो इनकी अलग अलग हुई। देखो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, लेकिन खास पॉइंट क्या होगा? जितना यहां होगा उतना ही यहां भी होगा, और जितना यहां होगा उतना यहां भी होगा। इसका मतलब ये क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दो बराबर हिस्सों में एक दूसरे को काटते हैं। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और भी है भाई, ये आपस में 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। ठीक है, यहां पर जहां काटेंगे ना वहां 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे। तो अब किसी को भी ले लेते हैं। अब देखो यहां पर मैं कह दूं कि ये 24 थी, तो 24 थी तो फिर इधर 12 होगी, इधर भी 12 होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये 24 है तो इधर 12, इधर भी 12 होगी। तो अब मैं क्या कर रहा हूं? इस ट्रायंगल को ना यहां से बाहर निकाल रहा हूं। कैसे बाहर निकाला मैंने? ये यहां पे मैंने ऐसे बाहर निकाल दी। ठीक है, अब देखो इसको ना यहां से उठा के यहां ले आए, यहां ले आए तो देखो ये वाली कितनी है? 15, ये वाली कितनी है? 12। ये मुझे अगर पता लग जाए तो फिर मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं। अब ये कैसे पता लगेगी? याद करो, जिन्होंने तैयारी कर रखी है उनको मैं बता दूं 9 12 15 से एक ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट का मतलब क्या? जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करता है, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। इसका मतलब ये है बेस, ये है P परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनस। तो 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करोगे तो 15 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ये 3 वैल्यू से ट्रिपलेट बनता है। लेकिन अगर किसी को ये नहीं आते तो अब आपने क्या करना है? ये साइड कैसे निकलेगी भाई? देखो सबसे बड़ी साइड दिख रही है और एक ये छोटी साइड दिख रही है, तो आप सीधा क्या करना? सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर में से इस छोटी साइड के स्क्वायर को माइनस कर देना, तो आपको मिलेगी ये वाली साइड। ठीक है, अब इसको क्या करोगे? 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। और ये कितना बचेगा? 81। 81 का रूट कितना होता है? 9। तो जिसको ये नहीं आते, जिसको आते हैं उसके लिए कितना फास्ट हो जाएगा, जिसको नहीं आते उसको फिर ये ऐसे निकालना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक बात? इतना समझ में आ गया? तो इसका मतलब मुझे क्या पता लगा कि ये वाली साइड है 9। तो अगर ये 9 है तो फिर ये भी तो 9 होगी भाई। क्लियर है? तो अब इतना पता लगने के बाद मैं लिखूंगा अब इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू विकर्ण 1 इंटू में विकर्ण 2। ठीक है, एरिया होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू में डायगोनल 2। तो भाई हाफ इंटू एक विकर्ण 12 12 कितना बन गया? 24। 12 और 12 24 बन गया ना पूरा। ये कितना बन गया? 9 और 9 18। तो इससे काट दो भाई, 2 से काटूंगा तो 12 पे कटेगा, 12 8 96, 12 1 12 और 9 21। 216 मीटर था, सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका एरिया आ गया। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से करना था आपने। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये था आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। ध्यान रखना, यहां पर मैं जो समझा रहा हूं आपको अगर फॉर्मूले नहीं भी आते तो अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे, और फॉर्मूले रटने हर जगह जरूरी नहीं होते, यहां पर मैंने इस पाइथागोरस को डायरेक्ट समझाया कि किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और ये किसी को स्क्वायर भी नहीं आते तो वो भी आसानी से कर सकता था। किसी को नहीं आता भाई 15 का स्क्वायर कितना बनेगा, तो वो आसानी से कैसे कर सकता था? ये एक फॉर्मूला बनता है किसका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो आप इसको सीधा लिख दे a प्लस बी और
a माइनस बी, ऐसे लिख के रूट कर देते। तो तुम कहो अब 15 12 तो जोड़ दोगे ना, कितना बनेगा 27, और 15 में से 12 गए तो कितना बन गया 3, तो 27 गुणा 3 करोगे तो ये बनेगा 81, और 81 का रूट होता है 9। तो किसी को स्क्वायर नहीं भी आते तो वो ऐसे भी कर सकते हैं। तो चीज़ों को ना बड़े प्रैक्टिकल वे से समझ रहे हैं, ये नहीं कि फॉर्मूलों के रट्टे मारने, और काफ़ी सारे फॉर्मूले आप यहाँ से सीखते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन करवा दिए 10 से ज़्यादा, तो मिलेंगे जल्दी। आज थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया, कोई बात नहीं, हो सकता है एक वीडियो अभी और आ जाए। थैंक यू, धन्यवाद।